ये है गिफ्ट सिटी का स्नॉक रूम। $500 मिलियन का ऑलरेडी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हो चुका है। ये देखिए उनकी वेबसाइट, ऑब्वियसली आपका फेवरेट चैनल सीएनबीसी आवाज। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। रोज सुबह आपकी शुरुआत होती है गिफ्ट निफ्टी के साथ। क्या है गिफ्ट निफ्टी? चलिए चला जाए सीधा गिफ्ट सिटी में। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी से पहली बार कोई चैनल, जी हाँ, सीएनबीसी आवाज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी से आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल कवरेज। जुड़े रहिए मेरे साथ सीएनबीसी आवाज पर। जी हाँ, तो गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट सिटी से ये एक्सक्लूसिव चीजें आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर अनुज पहुंचे हुए हैं बुलेटिन में आगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसने खलबली मचा रखी है। क्यों? क्योंकि इन दिनों थोक के भाव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल भेजे जा रहे हैं। ये मेल उन लोगों को भेजे गए हैं जिनकी आमदनी और खर्च कुछ मैच नहीं हो रहे हैं। अब कई लोग इसे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस समझ बैठे हैं और इसने खलबली मचा दी है। आखिर पूरा मामला क्या है और किसे इससे परेशान होने की जरूरत है और किसे नहीं, ये बातचीत अब हम विस्तार से करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और साथ में टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो शुरुआत लक्ष्मण जी आपके साथ। पहले तो आप हमें समझाएं कि ये पूरा माजरा है क्या? देखिए, दरअसल इनकम टैक्स विभाग को अलग अलग सोर्स से जानकारी मिलती है कि आपको कहां कहां से आमदनी हो रही है। जैसे बैंक बताता है, दूसरे सिस्टम से पता चलता है, आप जो खर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है। और अब चूंकि सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है कि सारी जानकारी एक पैन पे कितना खर्चा हुआ, कितनी आमदनी हुई, एक साथ दिखती है। साथ ही साथ आप भी अपनी तरफ से जानकारी देते हैं इनकम टैक्स विभाग को इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए कि हमारी आमदनी कितनी है। अब इनकम टैक्स विभाग ने दोनों मैच करने की कोशिश की, आपने जो जानकारी दी उसकी और उनके पास जो जानकारी उसकी। कई सारे लोग, बड़ी संख्या में लोगों की ये जानकारी आपस में मेल नहीं खाई, यानी आपने आमदनी दिखाई कुछ और इनकम टैक्स विभाग को दूसरे सोर्स से जो पता चला वो आमदनी कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने ईमेल भेजा और ऐसे लोगों की संख्या 1, 2, 100, 200 नहीं हज़ारों में है। अब इतने सारे ईमेल गए कि लोगों में एक, जैसे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई किसी तरह का ईमेल आता है तो लोग पहला काम उसको नोटिस समझ बैठते हैं और बिल्कुल डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। तो इनकम टैक्स विभाग ने एक सफाई जारी की और कहा कि ये नोटिस नहीं है, ये एक एडवाइजरी है। और इस एडवाइजरी को देखिए, अगर मैं जो कह रहा हूँ इनकम टैक्स विभाग के पास जो जानकारी है अगर वो सही है तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को उस हिसाब से रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करके अपने फिर से आमदनी दिखा सकते हैं। और इसकी तारीख 31 दिसंबर है, इसलिए ये एडवाइजरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं जितना आसान इनकम टैक्स विभाग आपको बता रहा है या फिर हम आप समझते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है और शरद कोहली साहब हैं जो इसको डिटेल में समझाएंगे। कोहली साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो जानकारी है इनकम टैक्स विभाग के पास, एक तो हम बताते हैं कि हमने इतना आमदनी हुई, और कहां से इनकम टैक्स विभाग को पता चल जाता है? देखिए, जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर सब रजिस्ट्रार हैं जो लोग प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड एएमसी जिसको हम कहते हैं, एएमसीज हैं। ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जब इन्वेस्टर या जो जैसे सब रजिस्ट्रार में प्रॉपर्टी परचेज करने वाला एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जब प्रॉपर्टी परचेज करता है तो ये एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से आयकर विभाग को जानकारी दे देते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लिमिट के बाहर ट्रांजैक्शन किए हैं। अब जैसे ही वो जानकारी आती है उसके बाद उस जानकारी को पैन नंबर उसमें डाला होता है, तो पैन नंबर के जरिए ये कोलेट होके आयकर जो करदाता होता है, आयकर डिपार्टमेंट उस करदाता के उसमें डाल देता है। अब जिसको हम एआईएस कहते हैं, आपको समय समय पर मैंने उसका नाम रखा हुआ आईना, इसे समझिए एआईएस, वैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, तो उसमें ये जानकारी दिखने लगती है। अब जब लोगों ने रिटर्न फाइल करी 31 जुलाई को, अब हम जानते हैं असेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, रिफंड भी जल्दी आ जाता है, तो जो एआईएस में जो इंफॉर्मेशन दिख रही थी और जो लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करी उसमें कहीं मिसमैच नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर इतना सुदृढ़ है कि वो पकड़ लेता है तुरंत कि इस व्यक्ति की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा समझ लीजिए आप। तो उन लोगों को ये नोटिसेस को तो मैं प्रेम पत्र बोलता हूं थोड़ी हल्की फुल्की भाषा में, पर ये इंटीमेशन है कि साहब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न थी वो आपने एक्स फाइल करी, पर जो आपने खर्च किया है वो आपकी इनकम से मैच नहीं करता है, आपने तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, या ये ट्रांजैक्शन ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो
कि हमें बाद में कार्रवाई करनी पड़ जाए। अब ये इन दिनों में इतने नोटिस क्यों आए? क्योंकि 31 दिसंबर को रिवाइज्ड रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। तो आयकर विभाग को लगा कि अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, 1-2 दिन बाकी है, लोगों को एक मौका दे देते हैं ये ईमेल थोक के भाव भेज के कि भाई आपका जो मिसमैच है या तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए और जो एडिशनल टैक्स बनता है, या आप अपनी रिटर्न में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, जाने या अनजाने में आपसे कोई भूल हो गई है, आप उस त्रुटि का निवारण कर लीजिए, आप उस भूल का सुधार कर लीजिए। वरना इसके बाद जब ये तारीख निकल गई तो इसके बाद आयकर विभाग फिर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा कि आपकी इनकम से ये ट्रांजैक्शन मैच नहीं कर रहा है, या आपने ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी इनकम से मैच नहीं कर रही है। कुल मिला के ये मामला है। मुझे लग रहा है कि टैक्स पेयर्स के पास एक अंतिम मौका है और इसको वाकई में प्रेम पत्र समझना चाहिए, क्योंकि आपको एक मौका इसमें कोहली साहब, जी हाँ, इसमें कोहली साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप एक लिमिट से ज़्यादा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो चला आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो इसमें क्या शॉपिंग और भी करते हैं, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली, विदेश में चले गए घूमने, क्या वो सभी जानकारी आ जाती है क्या इनके पास? जी हाँ, जो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का रोल आ जाता है, जो बात आप कह रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए आप 2 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी वो इत्तला दे देती है इनकम टैक्स को कि इन साहब ने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है। तो इस खर्चे में आपकी शॉपिंग भी हो सकती है, इस खर्चे में आपका विदेशी भ्रमण भी हो सकता है, इस खर्चे में आपने कोई परचेज करी है वो भी हो सकती है, कुछ भी आइटम ऐसी हो सकती है, बिल्कुल वो भी रडार में आ सकता है। तो कोई, मुझे लग रहा है करदाता को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तरह से मैं इस नोटिस को बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। पॉजिटिव इसलिए देखता हूं कि करदाता को, बहुत सारे करदाता मुझे ऐसे मिले, आपको एक तरीके से हेड्स अप दे दिया गया है जी, हेड्स अप दे दिया गया। बहुत सारे करदाताओं ने हमारे पास जानकारी आप। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि चूंकि जानकारी तो इनकम टैक्स विभाग के पास, आपने बताया, अलग अलग सोर्स से आ जाता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ही क्यों नहीं प्रीफिल्ड फॉर्म में या फिर दूसरे तरीके से वो बताया जाए कि आपका ये इनकम बन रहा है, बाद में नोटिस भेजना, बाद में रिवाइज रिटर्न करने के लिए करदाताओं को कहना, ये कितना सही है? देखिए, थोड़ा सा करदाताओं की तरफ से भी कई दफे चूक हो जाती है, क्योंकि आपको याद होगा हम जो एक इसी आप CNBC आवाज पे एक शो करते हैं टैक्स गुरु, उसमें हम निरंतर ये बात करते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करते टाइम अपने AIS को चेक करना चाहिए। बहुत सारे करदाता लक्ष्मण अपने AIS को चेक करना भूल जाते हैं। अगर वो AIS को शुरू में देखते तो उनको ये ट्रांजैक्शंस वहां दिखाई देते, और कुछ ट्रांजैक्शंस रिटर्न फाइल करने के बाद भी कोलेट होकर दिखाई देने लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आयकर विभाग को ये लगा कि अगर आपने नहीं चेक किया था, या चेक किया भी था और ये ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा था और बाद में ये दिखना शुरू हो गया, तो आप इस रिवाइज डेट का लाभ उठा के अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव तरीके से मैं दोहराऊंगा कि करदाताओं के लिए बहुत अच्छा मौका, अगर नोटिस आया है तो आपको एक तरह से मौका, आखिरी मौका दे दिया है कि आप इस त्रुटि का निवारण कर लीजिए। चलिए, ठीक है। विपिन जी, कुछ आप आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं? नहीं, काफ़ी क्लियर कर दिया है यहाँ पर कोहली साहब ने कि क्या इसका मतलब है, क्या इसके मायने हैं, किन लोगों को इससे डरना चाहिए। डरना नहीं, मतलब थोड़ा सेंसिटाइज होना चाहिए कि ये जो भी ईमेल आया है, नोटिस आया है, और उस पर जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो लेना चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी हद तक इस पे एयर क्लियर हो गई है, एंड तमाम लोग जो इसे देख रहे होंगे, अभी भी 2 दिन का वक्त है, 2-3 दिन का वक्त है, तो वक्त रहते अगर एक्शन ले लेते हैं तो सो फॉर सो गुड। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आपने ये खबर बताई और कोहली साहब ने उस खबर पे जो एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि करदाता को करना क्या चाहिए वो क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, तो आई थिंक कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्लियरिटी आ गई होगी। डरने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स विभाग का मामला है, तो आप भी देखिए, अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, अगर नज़र नहीं गई है ऐसा कोई मेल वहाँ पर है तो फिर जैसा है वैसा आगे इस मौके का जो भी फ़ायदा है वो उठाते हुए चीज़ें क्लियर कर दीजिए। बाकी डरने की यहाँ कोई बात नहीं है। और साल के अंत होते होते अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी सत्र के आखिरी दिन दायरे में रहा है बाजार। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 72,240 पर गया, तो निफ्टी 47 अंक गिरकर 21,731 पर। तो चलिए बाजार का पूरा हाल समझ लेते हैं। हमारे साथ है सुमित। तो सुमित, अच्छा होता बढ़त पे बंद होता बाजार, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। क्या समझे, क्या हाईलाइट्स थे आज के? देखिए, आज अगर नहीं भी हुआ तो पूरे साल तो रहा ही। करीब 20% की शानदार तेजी के साथ
ये साल को बाजार ने क्लोज किया है। आज एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा था, लेकिन आज फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा रिस्पाइट था। लास्ट आवर में थोड़ी बहुत बिकवाली वहाँ जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा कामकाज कर रही थी। ऑटो सेक्टर जैसे सेक्टर आज तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। टाटा समूह के शेयरों में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी आज भी देखने को मिल रही थी और कैश मार्केट के शेयर भी अच्छे एक्शन के साथ कामकाज कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और साथ साथ ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल, ये सभी वो सेक्टर थे जो कि आज खरीदारी के दौर के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और एक बढ़िया ओवरऑल अगर आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 8 साल में लगातार ऐसा साल जबकि भारतीय बाजार हर निशान में ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो बाकी आज चढ़ने वाले गिरने वालों का क्या लेखा जोखा रहा? तो कुछ अगर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखी जाए तो आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे इधर टाटा मोटर्स जैसे नाम जो कि आज बढ़िया तेजी में रहा। टाटा के समूह के दोनों नाम, टाटा कंज्यूमर 4.5% ऊपर, टाटा मोटर करीब 3.5% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर और नेस्ले करीब 1.5% तेजी यहाँ पर भी या बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बीपीसीएल करीब 3.25% नीचे रहा, एसबीआई 1.5% नीचे रहा, ओएनजीसी 1.5% नीचे रहा, इन्फोसिस करीब 1.25% के आसपास बिकवाली यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 8% चढ़ा, कल्पतरू पावर करीब 8% चढ़ा, सन फार्मा एडवांस 6% की तेजी में रहा और जेबीएम ऑटो भी 5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां प्रेशर रहा उसमें गो फैशन 4% नीचे रहा, बीएलएस इंटरनेशनल 3.5% नीचे रहा, इंडिया मार्ट 2.5% नीचे और केफिन करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन ऑटो स्पेस के लिए, एफएमसीजी स्पेस के लिए, जहाँ पर खरीदारी के साथ ही आज क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और अब जो मार्केट्स हैं वो नए साल में ही खुलेंगे, तो इस साल मार्केट में सरकारी कंपनियों ने कमाल किया है। तो क्या 2024 में पीएसयू शेयर रहेंगे तेजी के लीडर? सबसे आगे रहेगा कौन सा सेक्टर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज के आवाज अड्डा में। राइट, यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि नीतीश के अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान बाकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले नीतीश 2016 से 2020 तक जेडीयू की बागडोर संभाल चुके हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि ललन सिंह ने बताया कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह के साथ पार्टी ने अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा तो वो पहले ही इस्तीफा दे देते। इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वीरती था, इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपको नई और ताज़ा खबरें मिलेंगी सिर्फ एक क्लिक पर। नमस्कार।